नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष नायक, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा। आज हम शरीर संरचना विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कभी कभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, का अध्ययन करने जा रहे हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र शरीर संरचना विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम पूरे रक्त परिसंचरण सिस्टम का अध्ययन करेंगे, जिसमें हृदय, वाहिनियां, केशिकाएं, कैपिलरीज सब मिलके पूरे शरीर में किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं, किस प्रकार ब्लड को पंपिंग करते हैं, किस प्रकार ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन आज की कक्षा में हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्न का अध्ययन किया जाता है। हृदय का अध्ययन किया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की वाहिनियां, धमनियां और शिराएं पाई जाती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। केशिकाओं का अध्ययन किया जाता है और कहाँ पे ब्लड का शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन होता है, उनके बात भी इसके अंदर की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट की, कि हृदय कैसा होता है, इसकी कैसी संरचना होती है, इसकी बनावट कैसी होती है, ये काम किस प्रकार से करता है। तो मैं आपको बता दूं, हृदय है जो हमारा हार्ट है, वो रक्त परिवहन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण पार्ट है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का। दूसरी बात, इसकी बनावट है, ये सामान्यतः कैसा है, बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है। अब हम बात करें हार्ट के वजन की, कि इसका वजन कितना होता है, तो हार्ट का वजन दोस्तों, हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम, एक वयस्क व्यक्ति के अंदर 300 ग्राम या 10 औंस का हार्ट होता है। तो ये हार्ट का हृदय हुआ। अब हम बात करते हैं हृदय की पेशियां। मैं ये चीजें सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं कि जब हमारे ये सामने ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर हम हार्ट की जो परिसंचरण की जो प्रक्रिया देखें, तो हमें ये नहीं बिल्कुल ही कंफ्यूज होना चाहिए कि पेशियां क्या है, वजन क्या है, इनकी संरचना क्या है, आलिंद क्या है, एट्रियम क्या है, नीले क्या है, वेंट्रिकल क्या है। ये सारी चीजें हम पहले इनका अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। फिर हम जैसे ही रक्त परिसंचरण का जो परिवहन का जो साइकिल देखेंगे, प्रक्रिया देखेंगे, तो उसमें हमें किसी भी प्रकार के पार्ट के बारे में अन्य विज्ञता नहीं महसूस होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हृदय की पेशियों की। हृदय हमारा वो विशेष प्रकार की पेशियों से बना होता है। हम पेशियों का अध्ययन करेंगे तब हमें हमारे सामने ये बात विशेष रूप से सामने आएगी कि हमारे शरीर में जो पाए जाने वाली पेशियां हैं, कुछ पेशियां रेखित पेशियां होती है, कुछ अरेखित पेशियां होती है, और कुछ पेशियां ऐसी होती है जो रेखित और अरेखित दोनों के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं और वो हार्ट का निर्माण करते हैं, उनको हृदय पेशियां कहा जाता है। ठीक है ना। तो हमारी जो पेशियां, हार्ट की पेशियां विशेष प्रकार की पेशियां होती है, अर्थात हमारा हृदय विशेष प्रकार की पेशियों से निर्मित होता है। ये पेशियां होती है, वो क्या होती है, खोखली होती है ना, जिन्हें हृदय पेशियां, अंग्रेजी में इनको मायोकार्डियम भी कहते हैं। ठीक है। हृदय पेशियों की संरचना कैसी होती है, ये दिखने में तो रेखित दिखाई देती है, लेकिन इनकी कार्य प्रणाली अनैच्छिक होती है। मतलब ये हमारे किसी नियंत्रण में नहीं होती है, अपने आप ही काम करती रहती है, लगातार आजीवन ताउम्र ये लगातार बिना थके काम करती रहती है, और हमारी इच्छाओं का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं हमारा हृदय, हमारा हार्ट हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है, इसकी स्थिति क्या होती है। तो स्थिति की हम बात करें तो हमारा हृदय दाएं व बाएं फेफड़ों के बीच में, अर्थात हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो ये थोरेसिक पार्ट है, इसके अंदर जो लंग्स है, दोनों लंग्स के बीच में, दाएं व बाएं लंग्स के बीच में, और वक्ष हड्डी जो स्टर्नम हड्डी होती है, हमने हड्डियों का अध्ययन किया था, तब देखा था जो पिंजरे का निर्माण करती है, और जो आगे चेस्ट में जो एक कटारनुमा हड्डी पाई जाती है जिसको स्टर्नम कहते हैं, उस हड्डी के पीछे स्थित होता है कौन, हमारा हार्ट।
जिसका 2.2/3 भाग वक्ष में बाईं तरफ तथा 1/3 भाग वक्ष के दाईं तरफ होता है। अर्थात हमारा हार्ट है वो दोनों फेफड़ों के बीच में ओब्लिक पोजीशन में क्या रहता है, स्थित रहता है, जिसका ज्यादातर भाग 2/3 भाग बाईं ओर और 1/3 भाग दाईं ओर स्थित रहता है। स्थिति की बात की हमने। अब हम बात करते हैं हृदय के कार्यों की कि हार्ट का मुख्य कार्य क्या होता है। कई बार अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो यहां हम मार खा जाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं कि ब्लड का शुद्धिकरण कहां किया जाता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन कहां किया जाता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहां होता है, जनित कहां होता है, अर्थात ब्लड ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करता है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से हम क्या कर देते हैं, हार्ट को ही सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हार्ट और फेफड़े अगर क्लियर रूप से नहीं पढ़ा होता तो यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मानव का जो हृदय है उसका काम सिर्फ और सिर्फ पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है। अर्थात ये हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए क्या करता है, पंप करता है। उसको प्रेशर से क्या करता है, बाहर थ्रो करता है, फेंकता है बाहर, पंप करता है उसको। अर्थात हमारे हार्ट का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, पंपिंग स्टेशन का है। पंपिंग, ब्लड को पंपिंग करने का काम हमारा हृदय करता है। यहां तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो अशुद्ध रक्त होता है उसको फेफड़ों में, ठीक है, और जो शुद्ध रक्त होता है उसको उस रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है, ठीक है ना। कैसे, हमने देखा था कि हम आगे देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। कैसे कि जो शरीर के विभिन्न भागों से जो ब्लड दाएं आलिंद और नीले में आया हुआ है उसको पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से कहां भेजेगा, फेफड़ों में भेजेगा, ठीक है। और जो भाग फेफड़ों में, जो ब्लड फेफड़ों से शुद्ध होके बाएं आलिंद और नीले में आएगा उसको एराटो के माध्यम से विभिन्न भागों में भेजेगा। अर्थात हमारा हार्ट है वो क्या करता है, पंपिंग का कार्य करता है। यहां बात क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे हार्ट की संरचना की कि हार्ट की संरचना किन पार्ट से मिलकर बनी होती है, कौन कौन सी संरचनाएं मिलके हार्ट का निर्माण करती है। तो यहां मैं आपको बता दूं, हार्ट है वो 4 कक्षों का एक धड़कने वाला पेशीय पंप है, जिसमें 2 क्या होते हैं, आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं। ऊपरी कक्ष होते हैं उनको आलिंद बोलते हैं और निचले कक्ष होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर, ठीक है ना। और अब इनको ऊपर और नीचे और दाएं बाएं भाग में भी बांटा जाता है, जिसमें बाएं भाग में आलिंद और नीले आएगा, बाएं आलिंद और बाएं नीले, और दाएं भाग में दाएं आलिंद और दाएं नीले आएगा। यहां तक बात क्लियर, संरचना की बात क्लियर हुई। अब हम एक नोट लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये हमारे ध्यान में होना जरूरी होता है। क्या है नोट, कि हृदय में दाईं तरफ राइट साइड क्या रहता है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब ब्लड के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है, CO2 की, मतलब ऑक्सीजन की कमी है। बाकी अदर जो भी चीजें हैं वो किस साइड रहता है, मिला हुआ रक्त किस साइड रहता है, दाईं साइड, ठीक है। और बाईं तरफ कैसा, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब ब्लड के अंदर क्या है, O2 है, ऑक्सीजन की क्या है, प्रेजेंस है। क्लियर, ये नोट ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट में पाए जाने वाले वाल्व की। हमारे हार्ट में ब्लड को एक दिशा में प्रवाह करने के लिए जगह जगह पे क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। अगर वो वाल्व नहीं पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से ब्लड है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से जैसे होना चाहिए वैसे उसका प्रवाह नहीं होगा, और जिसकी वजह से रक्त परिसंचरण का कार्य क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में, हमारे हृदय में मुख्य रूप से 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। उन वाल्व में होता है, एक होता है त्रिकपाट वाल्व, जिसको अंग्रेजी में ट्राइस्पिड वाल्व कहते हैं। दूसरा होता है द्विकपाट वाल्व,
जिसको बाइक स्पीड वाल्व कहते हैं। अच्छा, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि जो त्रिकपाट है ट्राइक स्पीड वाल्व होता है वो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और द्विकपाट जो ये बाइक स्पीड वाल्व होता है ये बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में पाया जाता है। हम इन सभी टर्म्स को पहले क्लियर कर लेते हैं, तो जैसे ही हम परिसंचरण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक एक चीज एकदम व्यवस्थित और शानदार तरीके से क्लियर होगी, जिसकी वजह से हमें किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, लिखा है ना कि बाएं आलिंद व बाएं नीले के मध्य स्थित होता है कौन? बाइक स्पीड वाल्व। अब एक नोट लिखा हुआ है बहुत शानदार कि बाइक स्पीड वाल्व, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि बाइक स्पीड वाल्व है उसको मिडल वाल्व भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है किस वाल्व को मिडल वाल्व कहा जाता है, तो निश्चित रूप से हमें ध्यान में रखना है कि बाइक स्पीड वाल्व को मिडल वाल्व कहा जाता है। अब तीसरा है पल्मोनरी वाल्व, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज के मध्य के अंदर जो वाल्व पाया जाता है उसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। और जो चौथा है ऑर्टिक वाल्व, जो एरोटा महाधमनी के अंदर जो वाल्व पाया जाता है, जो बाएं नीले में पाया जाता है, उसको ऑर्टिक वाल्व कहा जाता है। यहां तक क्लियर। अब हम एक बात करते हैं ऐसे नोड की। साइनो ऑरिक्यूलर नोड हमारे हृदय में पाया जाता है और निश्चित रूप से इसके बारे में लगभग हर एक व्यक्ति को जानकारी होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यह हमारे हृदय का प्राकृतिक नेचुरल पेस मेकर होता है। कौन? ऐसे नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, ठीक है। ये हृदय में कहां पाया जाता है? ये दाएं आलिंद में पाया जाता है ऐसे नोड, ठीक है ना। ये क्या करता है? इसका कार्य है ये हृदय की गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है ना। ये सुपीरियर वेना कावा के मुहाने के पास पाया जाता है। अर्थात जो सुपीरियर वेना कावा जो हमारे ऊपर के अंगों का, ऊपरी अग्रांग का जो ब्लड लेके और हार्ट के दाएं आलिंद के अंदर लेके आती है, उसका जहां मुंह खुलता है उसके पास क्या पाया जाता है? ऐसे नोड पाया जाता है, जो क्या करता है? हमारे हृदय की गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है और हृदय में विद्युतीय तरंगों को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है, अर्थात जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, उत्पादन करता है। जो विद्युतीय तरंगे हार्ट को एनर्जी के लिए जो विद्युतीय तरंगे चाहिए उनको भी जनरेट करने का काम क्या कौन करता है? ऐसे नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड करता है। यहां तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं वाहिनियों की। हृदय की मुख्य और बेसिक बातें जो हमारे रक्त परिसंचरण प्रक्रिया में जो हमारे जो टर्म्स यूज होने वाले थे वो लगभग क्या हो गए हैं? क्लियर हो गए हैं। अब हम वाहिनियों की बात करेंगे जिनके अंदर ब्लड का क्या होता है? प्रवाह होता है। कौन से प्रकार की वाहिनियों में कौन से प्रकार के ब्लड का शुद्ध है या प्योर है, कौन से ब्लड का प्रवाह होता है, उनका अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं वाहिनियों में रक्त का प्रवाह होता है, निश्चित बात ये हम सबको पता है। तो वाहिनियों के प्रकार की बात करें तो वाहिनियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली धमनियां जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, और दूसरी शिराएं जिनको हम क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर आर्टरीज की। इसमें ऑक्सीजन युक्त अर्थात प्योर ब्लड का प्रवाह होता है, अर्थात धमनियों में बहने वाले ब्लड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस, उपस्थिति होती है। क्लियर? एक अपवाद है, एक्सेप्शन है भाई। जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरीज होती है, जो ब्लड को दाएं नीले से उठा के और कहां लेके जाती है? लंग्स के अंदर लेके जाती है। उसके अंदर ब्लड प्योर नहीं होता है। उसमें जो जिस ब्लड का प्रवाह हो रहा है वो ब्लड निश्चित रूप से इम्प्योर होता है, उनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम पाई जाती है। क्लियर? यहां तक बात ये ध्यान में रखने वाली है। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन अपवाद के रूप में है पल्मोनरी आर्टरीज, जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड का प्रवाह होता है। अब हम बात करते हैं धमनियां। और क्या धमनियों की विशेषता होती है? धमनियां है वो रक्त को हृदय से क्या लेकर जाती है? बाहर लेके जाती है, ठीक है ना। याद रखना है
जो शुद्ध रक्त हृदय के बाईं साइड में, बाएं आलिंद और नीले में पाया जाता है, तो नीले में अरोटा उपस्थित होती है और वही अरोटा के माध्यम से, उसी अरोटा के माध्यम से हृदय से शुद्ध ब्लड को क्या किया जाता है, शरीर के विभिन्न पार्ट्स में क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। ये हृदय से रक्त को क्या कहां लेके जा रही है, बाहर लेके जा रही है। बाहर कहां, विभिन्न अंगों के अंदर, पार्ट्स के अंदर, ठीक है। इनकी दीवार मजबूत होती है। मजबूत इसलिए होती है कि हार्ट है वो नीले है, वो बड़े ही फोर्स के साथ उसका संकुचन होता है, ठीक है ना, कंट्रेक्शन होता है उसका, जिसकी वजह से ब्लड क्या करता है, जो धमनियां होती है उनकी दीवारों पे क्या प्रेशर क्रिएट करता है। तो उन प्रेशर को सहन करने के लिए धमनियों की जो दीवारें होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। यहां तक बात आई समझ में। अब हम नंबर 2 बात करते हैं शिराओं की, वेन्स की। वेन्स में ऑक्सीजन रहित अर्थात इम्प्योर ब्लड का प्रवाह होता है, जिसको हम अशुद्ध भी बोल सकते हैं। अशुद्ध रक्त का प्रवाह कहां होता है, शिराओं में होता है। अच्छा, इसमें भी एक एक्सेप्शन, अपवाद है। जो फुफ्फुसीय शिरा है, पल्मोनरी वेन्स है, उसके अंदर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जो फेफड़ों से बाएं आलिंद से जुड़ती है, जो फेफड़ों को बाएं आलिंद से जोड़ती है। क्लियर यहां तक। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में लेके आती है, और जिस प्रकार धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेके जा रही थी, वैसे ही शिराएं हैं वो विभिन्न भागों से रक्त को हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर लेके आती है। यहां तक बात क्लियर हुई हमारी, ठीक है ना, हो गई बात यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं, कुछ विशेष चीजें हैं जिनको थोड़ा सा नोट के अंदर डाला गया है ताकि हमारे ध्यान में रहे। एक होती है महाधमनी, जिसको एरोटा बोलते हैं। ये बाएं नीले से जुड़ी सबसे बड़ी महाधमनी होती है, धमनी होती है, जो रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेके जाती है। ये चीज हमारे क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। दूसरी पल्मोनरी धमनी, जिसकी हम थोड़ी देर पहले एक्सेप्शन के रूप में बात कर रहे थे, ठीक है ना। पल्मोनरी धमनी ये हृदय से, हृदय के दाएं नीले से और जुड़ी रहती है, और ये एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है। और इस धमनी में ये चीज याद करने वाली है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है उनमें सेमी लूनार वाल्व पाया जाता है, और इस वाल्व को चांद के आकार का वाल्व भी कहा जाता है। निश्चित रूप से कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आ गया है कि चांद के आकार का वाल्व कौन सी धमनी में पाया जाता है, किस धमनी में पाया जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर पाया जाता है। यह दाएं व बाएं दोनों फेफड़ों में खुलती है, अर्थात दाएं नीले से जुड़ने के बाद ये दोनों फेफड़ों में दाएं नीले को जोड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। जो शिराओं में एक्सेप्शन थी वो, ये एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, हार्ट में 4 होती है। किनकी, पल्मोनरी वेन्स की, फुफ्फुसीय शिरा की संख्या कितनी होती है, 4। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। पल्मोनरी वेन्स की संख्या कितनी होती है, ये हम हाथ खा जाते हैं। तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि पल्मोनरी वेन्स है वो हृदय के अंदर संख्या में कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर यहां तक। ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में लेकर जाती है, ठीक है ना। जब फेफड़ों के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन ब्लड क्या कर लेता है, कैरी कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उस ऑक्सीजनित रक्त को ये कहां लेके जाती है, बाएं आलिंद में लेके जाती है। कौन, पल्मोनरी वेन्स। यहां तक क्लियर, डाउट नहीं यहां तक। अब हम बात करते हैं केशिकाओं की, कैपिलरीज की। निश्चित रूप से कैपिलरीज की भी बहुत बड़ी भूमिका है रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर, क्योंकि जब डीपली हम जाएंगे, जैसे जैसे अंगों के डीप में जाएंगे, तो वहां शिराएं, धमनियां वो न पहुंच के कैपिलरीज एकदम बिल्कुल इंटर की जो विशेषताएं वो जो होती है, मांसपेशियां उनके अंदर कैपिलरीज फैली होती है,
तो केशिकाएं शरीर की सबसे छोटी छोटी रक्त वाहिनियां होती है, जो कोशिकाएं होती है वो बहुत बारीक महीन रक्त वाहिनियां होती है। तभी हम कहते हैं ना कि जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद है वो शरीर अंग, चोट लगे अंग को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, उसको रेस्ट देना चाहिए, उसको एकदम बिल्कुल स्थायी रूप मतलब उसको हिलने डुलने नहीं देना चाहिए। इसीलिए जो प्राइस का मेथड है उसमें प्रोटेक्शन के बाद दूसरी आर जो फॉर्म है उसके वो रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है कि ताकि ये केशिकाएं हैं ये और ज्यादा अधिक मात्रा में न टूटे। ये छोटी छोटी धमनियां छोटी छोटी क्या है शिराओं से जुड़कर एक विशाल नेटवर्क बनाती है और यही नेटवर्क रक्त और ऊतकों के बीच में पोषक तत्वों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। यहां तक बात आई क्लियर हुई? क्लियर, ठीक है। ये कुछ टर्म्स थे जो हमें रक्त परिवहन रक्त परिसंचरण प्रक्रिया को समझने में के लिए महत्वपूर्ण थे, हमारे ध्यान में होना चाहिए कि आलिंद क्या होते हैं, नील्य क्या होते हैं, त्रिकपाटी क्षेत्र क्या होता है, वाल्व क्या होता है, बाइस्पिड वाल्व क्या होता है, एरोटा क्या होती है, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स पल्मोनरी आर्टरीज की क्या विशेषताएं होती है, ये किन किन को जोड़ती है, ये सारी चीजें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। पल्मोनरी वेन्स की संख्या कितनी होती है हार्ट के अंदर, तो ये सारी चीजें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। और निश्चित रूप में हमने इन्हीं का अध्ययन इसीलिए किया ताकि हम जब भी रक्त परिवहन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की प्रक्रिया का अध्ययन करें तो हमें ये चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया होता क्या है। हमारे शरीर को दो भागों में अगर हम बांटे, ऊपर वाले भाग को अपर लिम्ब और लोअर वाले भाग को लोअर लिम्ब के रूप में अगर हम डाइवर्ट करें बांटे, तो हमारे शरीर को ऊपर वाले भाग से जितना भी ब्लड है उसको कौन, सुपीरियर वेना कवा कहां लेके आती है, ये सुपीरियर वेना कवा कहां लेके आती है, दाएं आलिंद में लेके आती है। और नीचे वाले शरीर के भागों पैरों से जो ब्लड है उस ब्लड को इंफीरियर वेना कवा कहां लेके आती है, देखो ये वाली कहां लेके आ रही है, दाएं आलिंद में, ये भी दाएं आलिंद में लेके आ रही है। दोनों ने शरीर के विभिन्न भागों में जो ब्लड है वो कहां लेके लाके डाल दिया, हृदय के दाएं आलिंद में। और निश्चित रूप से शरीर के विभिन्न भागों से जो ब्लड आ रहा है, पार्ट से जो ब्लड आ रहा है, ऊपर और लोअर पार्ट से जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर CO2 है, तो CO2 जनित अर्थात ऑक्सीजन की कमी है, प्योर नहीं है, इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड को कहां डाल दिया, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में ट्राइस्पिड वाल्व त्रिकपाट वाल्व पाया जाता है। और जब दायां आलिंद सिकुड़ता है तो ये ट्राइस्पिड वाल्व क्या हो जाता है, खुल जाता है और पूरा का पूरा ब्लड कहां आ जाता है, दाएं नील्य में। ब्लड में है इम्प्योर ब्लड है, शरीर के विभिन्न ऊपरी और निचले भागों से लाया गया है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा लाया गया है। ब्लड को लाके दाएं आलिंद में डाल दिया गया है। दाएं आलिंद फुल भरने के बाद उसमें क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन होने के बाद त्रिकपाट वाल्व खुलेगा और पूरा का पूरा ब्लड दाएं नीले में आ जाएगा। दाएं नीले से जुड़ी हुई है क्या जुड़ी हुई है, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज जुड़ी हुई है। एक ये भी जुड़ी हुई है और एक ये भी, दोनों जुड़ी हुई है। और दोनों किससे जुड़ी हुई है, फेफड़ों से। ये दायां फेफड़ा और ये बायां फेफड़ा, लंग्स। दोनों ने दाएं नीले से ब्लड को उठाया, ब्लड में CO2 है, दाएं नीले से ब्लड को उठाया और कहां डाल दिया, फेफड़ों में, फेफड़ों के अंदर ले गई। फेफड़ों में जो एल्वियोलाइज होती है, वायु को कूपिकाएं होती है, वहां पे ब्लड के साथ ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान, CO2 और O2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। तो ब्लड कहां आया, लंग्स के अंदर आया, फेफड़ों में आया। और यहाँ पे CO2 को क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। और O2 को क्या कर लिया, कैरी कर लिया। O2 को कैरी करने के बाद जो ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। उस प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन्स, एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी वेन्स दोनों लंग्स से क्या उठाएगी, ब्लड को उठाएगी और कहां लेके आएगी, यहां पे, किसमें, बाएं आलिंद में। ये भी कहां लेके आई, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में ब्लड आ गया है, ब्लड के साथ क्या मिला हुआ है,
O2 मिला है। O2 जरूरी होता है हमारे शरीर में, एनर्जी के उत्पादन में O2 की आवश्यकता होती है, ब्लड को शुद्ध करने में O2 की आवश्यकता होती है। ब्लड के अंदर O2 मिला हुआ है, इसका मतलब ब्लड क्या है? शुद्ध है। ब्लड कहां गया? बायां आलिंद में। बायां आलिंद फुल भर गया। फुल भरने के बाद निश्चित रूप से इनके अंदर क्या होगा? संकुचन होगा। संकुचन होते ही ये द्विकपाट बाइक स्पीड वाल्व क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा और पूरा का पूरा ब्लड दाएं नीले में आ जाएगा, बाएं नीले में आ जाएगा, सॉरी किसमें? बाएं लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में एक बहुत बड़ी धमनी जुड़ी हुई है जिसका नाम क्या है? एरोटा है, महाधमनी है, ठीक है। ओर्टिक वाल्व से जब बायां नीले लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन होगा तो ओर्टिक वाल्व ओपन होगा और पूरा का पूरा ब्लड क्या है? महाधमनी एरोटा के माध्यम से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों में क्या कर दिया जाएगा? पंप कर दिया जाएगा। ये हमारी शरीर में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया है जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम काम करता है। ये मैंने एक कच्चा डायग्राम आपको बना के समझाया है। अगर हार्ट का हम डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार का होता है। साइंटिफिक या साइंस के हिसाब से इसकी अगर सेक्शन देखें, अंदर की संरचना देखें तो इस प्रकार की होती है, जिनमें मैंने हार्ट का डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, जिसमें आपको बता दूं मैं, ये क्या है? दायां आलिंद है, ठीक है। ये वाला दायां नीले है, ठीक है। ये इंफीरियर वेना कावा है, जो ये वाली है, समझ में आ गई? ये इधर वाला हमारा क्या है? बायां नीले। ये क्या है? बायां आलिंद। समझ में आई बात? ये सुपीरियर वेना कावा, समझ में आ गई बात? ये हमारी महाधमनी जिसको एरोटा बोलते हैं। ये वाली क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है ना, फुफ्फुसीय धमनी। पल्मोनरी धमनी। और ये दोनों, दो इधर है और दो इधर वाली, चार। ये क्या है? पल्मोनरी शिरा। यहां पे ये क्या है? त्रिकपाट वाल्व। ये द्विकपाट। अच्छा, इस साइड बाईं साइड क्या रहता है? हमने देखा था क्या? ब्लड में क्या है? O2 है, और दाईं साइड क्या है? CO2 है। क्लियर? ये हार्ट का डायग्राम है। इसमें देखो, ऊपरी जो सुपीरियर वेना कावा है और नीचे से इंफीरियर वेना कावा है, वो ब्लड को लाके कहां डाल देगी? इसमें। किसमें? दाएं आलिंद में, ठीक है। कहां डाल देगी? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद जब भर जाएगा तो ये ट्रैक स्पीड वाल्व, त्रिकपाट वाल्व खुलेगा, ओपन होगा और पूरा ब्लड कहां आ जाएगा? दाएं नीले में। दाएं नीले से जुड़ी हुई है कौन? देखो, ये वाली जुड़ी हुई है, ये इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज। ये देखो, ये वाली ये पूरे के पूरे ब्लड को कहां ले जाएगी? लंग्स के अंदर ले जाएगी। लंग्स के अंदर CO2 को क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो O2 है उसको क्या कर लिया जाएगा? ग्रहण कर लिया जाएगा ब्लड के अंदर। और जब ब्लड ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चिपक जाती है, ठीक है ना, तो उस ब्लड को क्या है? किससे? पल्मोनरी शिरा के द्वारा कहां लाया जाता है? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद जब पूरा भर जाता है, फिल हो जाता है,
तो द्विकपाट वाल्व खुलता है, ठीक है। द्विकपाट वाल्व खुलने के बाद पूरा का पूरा ब्लड कहां जा जाता है? बाएं नीले में। बाएं नीले में एरोटा का क्या खुलता है? वॉल्व खुलता है, जिसको बोलते हैं ऑर्टिक वॉल्व बोलते हैं। और जब बायां नीले संकुचित होता है ये, तो पूरा का पूरा ब्लड किसके द्वारा? इसके द्वारा, एरोटा के द्वारा किस में डाल दिया जाता है? शरीर के विभिन्न भागों में डाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस हमारे शरीर में चलती रहती है। निश्चित रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक है, जिससे संबंधित कई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती है। रक्त परिसंचरण के प्रकार की बात देखें तो हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण है वो बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है और दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, जिसमें हमने देखा था एक तो क्या था? दैहिक रक्त परिसंचरण, जिसमें सिस्टेमेटिक होता है, और दूसरा फुफ्फुसीय रक्त परिसंचरण, ठीक है ना। तो यहां आज की कक्षा हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रक्रिया थी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो प्रक्रिया थी, उसके ऊपर थी। हमने देखा कि रक्त परिसंचरण में हमारे शरीर में कौन कौन से जो अंग है, शरीर के पार्ट्स है, वो भाग लेते हैं, शामिल होते हैं। हार्ट के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं और उन संरचनाओं की कहां कहां भूमिका होती है, और किस प्रकार पूरा सर्कुलेशन सिस्टम है वो संपन्न होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर निर्बाध रूप से बिना किसी परेशानी के लगातार काम करता रहता है। क्योंकि अगर हार्ट जन्म से लेकर मृत्यु तक ताउम्र बिल्कुल कंटिन्यूसली लगातार चलता रहता है, अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत भी अगर कहीं दिक्कत होती है तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन का, रक्त परिसंचरण का हमारे अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे जो कुछ इसका कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये कई सारी टर्म्स रह गई है, कई सारी विशेष बातें रह गई है, वो हम कोशिश करेंगे एक छोटी सी नेक्स्ट दूसरी क्लास का और आयोजन करें, तो उस क्लास में उनको क्या करेंगे, कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।